नमस्ते, मैं मुक्ता शाह आज फिर आपको संदेह समझा रही हूँ। संदेह का पार्ट 1 मैंने पहले वीडियो में किया था। ये वीडियो आगे सुनने के लिए पहले वाला वीडियो भी देखिए ताकि आपको पूरी कहानी जो है समझ में आए। अब हम शुरू करते हैं संदेह भाग 2। अब देखिए इसमें कुछ इम्पोर्टेंट शब्दार्थ है। दुष्चरित्र, बुरे चरित्र वाली स्त्री, हत बुद्धि, मूर्ख, शुभ, दुखी, रमणी, युवती, नक्षत्र, तारा, धृष्टता, उद्दंडता। स्वस्थ होकर बड़ी कोमलता से मोहन बाबू कहने लगे, तुम्हारा अपमान होता है सबके सामने। मुझे यह बातें ना कहनी चाहिए। यह मेरा अपराध है, मुझे क्षमा करो मनोरमा। अब थोड़ी देर वो मानसिक ऊहापोह में वो जो मोहन बाबू हैं वो कुछ बात ज्यादा ही बातें भूल जाते हैं। फिर थोड़ी देर रुक कर थोड़ा वापस अपने स्वस्थ होकर बोलते हैं कि मनोरमा, मैं समझता हूँ कि सबके सामने ये बातें कहने से तुम्हारा अपमान होता है। ये मेरा अपराध है कि मैं बोल जाता हूँ सबके सामने, सबके बीच में। मुझे माफ करना, मुझे क्षमा करो। सचमुच मनोरमा के कोमल चरण मोहन बाबू के हाथ में थे और वह जो है मनोरमा के कोमल चरण जो है छूकर उनसे माफी मांगते हैं। वह पैर छुड़वाती हुई पीछे खिसकी, वो एकदम अपने पांव छुड़वाती हुई एकदम पीछे हो जाती है। मेरे शरीर से उसका स्पर्श हो गया। वह क्षुब्ध और संकोच में ऊब चूब रमणी जैसी किसी आश्रय पाने के लिए व्याकुल हो गई थी। अब देखिए इसमें वो क्या कह रहा है कि मेरे से रामनिहाल बाबू के शरीर से जो है मनोरमा टकरा जाती है, उसका शरीर छू जाता है तो थोड़ा आशा और निराशा जैसे हालात जो है पैदा हो जाते हैं। अब इसमें वह ये कहना चाहते हैं कि जैसे कोई एक औरत जो है किसी आदमी का आश्रय पाकर बहुत खुश होती है, इसी तरह से जो मनोरमा है वह राम निहाल का आश्रय पाना चाहती है। मनोरमा ने दीनता से मेरी ओर देखा, देखते हुए कहा, आप देखते हैं ना। अब वो एकदम से बड़ी दीन दृष्टि से उसकी ओर देखती है और बोलती है, आप देखते हैं ना। सचमुच मैं देख रहा था। राम निहाल बोलता है कि सचमुच मैं देख ही रहा था कि क्या क्या हालात हो रहे हैं। अब देखिए सचमुच जो राम निहाल है वह देख रहा है गंगा की घोर धारा पर बजरा फिसल रहा है। अब गंगा की घोर धारा मतलब गंगा की तेज धार जो बह रही है उस पर नाव जो है फिसल रही है। नक्षत्र बिखर रहे हैं, मतलब नक्षत्र मतलब चारों तरफ तारे आसमान में बिखरे हुए हैं, फैले हुए हैं और एक सुंदर युवती मेरा आश्रय खोज रही है। अब राम निहाल के दिमाग में क्या आता है कि यह सुंदर युवती जो है इसको मेरा आश्रय चाहिए, मेरी मदद चाहिए, मेरा मेरा साथ चाहिए। अपनी सब लज्जा और अपमान लेकर वह दुर्वह संदेह भार से पीड़ित स्त्री जब कहती थी कि आप देखते हैं ना, तब मानो मुझसे प्रार्थना करती थी कि कुछ मत देखो, मेरा व्यंग्य उपहास देखने की वस्तु नहीं है। अब देखिए इसमें लेखक ने कितने सुंदर तरीके से वर्णन किया है एक स्त्री की मानसिक स्थिति का, कि वह जब बार बार अपने अपमान से लज्जित होकर बार बार उसका पति उसका अपमान करता है, वह उससे लज्जित होकर और उस दुर्व्यवहार से और संदेह जो उस पर वो बार बार शक करता है उससे पीड़ित होकर वह स्त्री बार बार बोलती है, कहती है कि आप देख रहे हैं ना। तो ऐसा लगता था कि जैसे वो यह कहना चाह रही हो कि मेरा जो मजाक उड़ाया जा रहा है, मुझ पर जो व्यंग्य कसे जा रहे हैं, उन्हें मत देखो, वो देखने की चीज नहीं है। मैं चुप था। घाट पर बजरा लगा। फिर युवती मेरा हाथ पकड़कर पैड़ी पर से संभलते हुए उतरी। वो बोलते हैं मैं बिल्कुल चुप था, रामनिहाल बोलता है। बजरा घाट पर आ लगा और वो जो है मनोरमा
वापस मेरा हाथ पकड़कर संभलते हुए बजरे से नीचे उतर गई। मैंने एक बार जाने क्यों धृष्टता से मन में सोचा कि मैं धन्य हूँ। मोहन बाबू ऊपर चढ़ने लगे। मैं मनोरमा के पीछे पीछे था। अपने पर भी भारी बोझ ढालकर मैंने धीरे धीरे सीढ़ियों पर चढ़ रहा था। अब देखिए, वो बोलते हैं कि जैसे मनोहर बाबू जो है वो बजरे से उतर के ऊपर चले गए मेन जगह पर। अब देखिए, जहां पर भी नाव आती है वो ज्यादातर डीप में होता है। डीप सीढ़ियों से उतर के एक प्लेटफॉर्म टाइप बनाते हैं जहां पर आसानी से नाव पर चढ़ा जा सके, इस तरह से। ऐसे ही कुछ हालात वहां पर भी हैं। वहां पर भी घाट जो है इस तरह से बना हुआ है। अब देखिए, बाजरा घाट पर लग जाता है, वो उतरती है। मोहन बाबू उतर कर वापस ऊपर सीढ़ियां चढ़ने लग गए और मनोरमा के पीछे पीछे जो है ये राम निहाल भी आ, बड़े भारी पांव से ऊपर सीढ़ियां चढ़ रहा था। अब देखिए, उसने धीरे से मुझे कहा, राम निहाल जी, मेरी विपत्ति में आप सहायता ना कीजिएगा। मैं अवाक था। अवाक मतलब हैरान। अब श्यामा जो है गहरी दृष्टि से पूछती है, राम निहाल जी, क्या इस हालात में विपत्ति मतलब मेरे ऊपर जो विपत्ति पड़ी है, मेरे ऊपर जो मुसीबत आई है, क्या आप उसमें मुझे मेरी सहायता नहीं करेंगे? तो वो बोलते, मैं हैरान हो गया सुनकर। श्यामा ने एक बार गहरी दृष्टि से राम निहाल को देखा। अब श्यामा ने जो है एक सहायता की दृष्टि से राम निहाल को बहुत ही गहरे ध्यान से उसको देखा कि ये हाँ कर रहा है या ना। वह चुप हो गया। श्यामा ने श्यामा ने उसको बहुत गहरी दृष्टि से देखा कि राम निहाल क्या सोच रहा है। हाँ, कि किस तरह से जो है वह मनोरमा के बारे में सोच रहा है। और जब उसने श्यामा को अपनी ओर देखते हुए देखा तो एकदम से चुप हो गया। श्यामा ने आज्ञा भरे स्वर में कहा, आगे और भी कुछ है या बस? अब श्यामा जो है आगे उससे फिर पूछती है कि और भी कुछ है या बस? रामनियाल ने सिर झुकाकर कहा, हाँ और भी कुछ है। वही कहो ना। तो वो बोलते हैं कि उसको ही कहो ना जो इम्पोर्टेंट बात है। क्यों मुझे इतनी सारी कहानी सुनाए जा रहे हो? कहता हूँ, मुझे धीरे धीरे मालूम हुआ कि ब्रिज किशोर बाबू चाहते हैं कि मोहनलाल अदालत में पागल मान लिए जाए और ब्रिज किशोर उनकी संपत्ति के प्रबंधक बना दिए जाएं, क्योंकि वे ही मोहनलाल के निकट संबंधी थे। अब देखिए, मेन मुद्दे की बात यहाँ आई है कि राम निहाल बताता है श्यामा को कि मुझे धीरे धीरे समझ में आया कि ब्रिज किशोर बाबू, जिसके यहाँ राम निहाल जॉब करता था, वो चाहते थे कि मोहनलाल जो है अदालत में पागल सिद्ध हो जाए और ब्रिज किशोर जो है उनकी पूरी संपत्ति के प्रबंधक बना दिए जाए, क्योंकि वे उसके बहुत ही निकट संबंधी थे। भगवान जाने इसमें क्या रहस्य है, किंतु संसार तो दूसरों को मूर्ख बनाने के व्यवसाय पर चल रहा है। अब राम निहाल बोलता है कि भगवान जाने इसमें क्या वजह है कि वो ये चाहता है, लेकिन ये पूरी दुनिया जो है एक दूसरे को मूर्ख बनाने में लगी हुई है। मोहन अपने संदेह के कारण पूरा पागल बन गया है। तुम जो यह चिट्ठियों का बंडल देख रही हो वह मनोरमा का है। तो वो बोलते हैं कि मोहन जो है वो उसको पूरा टाइम जो है अपनी पत्नी पर संदेह रहता है, जिसके कारण वो पूरा पागल बन रहा है। और ये जो तुम चिट्ठियों का बंडल देख रही हो, ये जो है मनोरमा ने मुझे लिखी है। राम निहाल रुक गया। श्यामा ने फिर तीखी दृष्टि से उसकी ओर देखा। अब राम निहाल बोलते बोलते एकदम रुक गया। श्यामा फिर तेजी से, बड़ी तेज दृष्टि से या ऐसे फाइंड आउट करने की दृष्टि से उसकी ओर देख रही है कि ये अब आगे क्या कहेगा। राम निहाल कहने लगा, तुमको भी संदेह हो रहा है, सो ठीक ही है, मुझे भी संदेह हो रहा है। मनोरमा क्यों मुझे इस समय बुला रही है? अब राम निहाल कहता है श्यामा को कि तुम्हें भी मुझ पे संदेह हो रहा है ना, कि कहीं मेरा श्याम मेरा जो है इस मनोरमा के साथ कुछ है, इस मामले में तुम्हें संदेह हो रहा है। वो बोलता है ठीक ही है, मुझे भी संदेह होता है कि मुझे वो क्यों बुलाती रहती है, क्यों बुला रही है। अब श्यामा ने हंसकर कहा, तो क्या तुम समझते हो कि मनोरमा तुमको प्यार करती है और वह दुष्चरित्रा है? अब श्यामा पूछती है कि तुम्हें ऐसा लगता है कि वो अपने पति को छोड़ के तुम्हें प्यार करती है और उसका चरित्र खराब है?
छी राम निहाल, यह तुम क्यों सोच रहे हो? तो श्यामा बोलती है कि तुम ऐसा क्यों सोच रहे हो कि वो उसका चरित्र खराब है, वो तुम्हें चाहती है। देखो तो हाथ में ये कौन सा चित्र है। अब वो श्यामा जो है उठकर देखती है, राम जो शुरू में जब पहले फर्स्ट पेज मैंने एक्सप्लेन किया था उसमें था कि वो हाथ में जो है एक लिफाफा लिए हुए है और वो चित्र को खोलता है। तो अब श्यामा जो है कहती है मैं देखूं तो सही है कौन सा चित्र है। उसी चित्र की बात हो रही है यहाँ। क्या मनोरमा का ही है? पूछते कि ये क्या मनोरमा का चित्र है? कहते कहते श्यामा ने राम निहाल के हाथ से चित्र ले लिया। अब वो इतना बोलते हुए उसने उसके हाथ से चित्र ले लिया। उसने आश्चर्य भरे स्वर में कहा, अरे यह तो मेरा ही है। अब वो हैरान होती है, देखती है कि तो मेरा ही चित्र है, मेरी ही फोटो है। तो क्या तुम मुझसे प्रेम करने का लड़कपन करते हो? अब वो पूछती है कि क्या तुम मुझसे प्यार करने का लड़कपन कर रहे हो, बचपना कर रहे हो? यह अच्छी फांसी लगी है तुमको। अब वो बोलते ये बहुत अच्छी तुमने फांसी लगा रखी है अपने आप को। तुमने अपने आप को लगाई हुई है। मनोरमा तुमको प्यार करती है, तुम मुझको। अब वो श्यामा बोलती है कि मनोरमा तुम्हें ऐसा लगता है कि मनोरमा तुम्हें प्यार करती है और तुम मुझको करते हो। मन के विनोद के लिए तुमने अच्छा साधन जुटाया है। अब वो बोलते हैं कि ये तुमने अपना मन बहलाने के लिए बहुत अच्छे से तुमने ये सब सेट कर लिया है अपने आप को। ये अपना अपने एंटरटेनमेंट के लिए, विनोद के लिए, मतलब अपने खुशी के लिए तुमने एक बहुत अच्छे से ये साधन जुटा लिए कि मनोरमा तुम्हें प्यार करती है, तुम मुझे करते हो। तभी कायरों की तरह यहाँ से बोरिया बांधना लेकर भागने की तैयारी कर ली। कहते अच्छा अब मुझे समझ में आया कि तुम फिर इस तरह से क्यों भाग रहे हो कायरों की तरह। राम निहाल हत बुद्धि अपराधी सा श्यामा को देखने लगा। अब वो हैरान होकर मूर्ख की तरह श्यामा को देख रहा था, जैसे उसे कहीं भागने की राह ना हो, जैसे कि कोई पकड़ा जाता है ना और उसे कहीं भी जाने की रास्ता नहीं मिलता, इस तरह से वो देख रहा था। श्यामा दृढ़ स्वर में कहने लगी, निहाल बाबू प्यार करना बड़ा कठिन है। अब वो बोलते हैं कि निहाल बाबू प्यार करना इतना आसान नहीं है, बहुत मुश्किल चीज है। तुम इस खेल को नहीं जानते, इसके चक्कर में पड़ना भी मत। हाँ, एक दुखिया स्त्री तुमको अपनी सहायता के लिए बुला रही है, जाओ उसकी सहायता करके लौट आओ। अब वो उसको बोलती है कि देखो तुम ये प्यार व्यार के चक्कर में मत पड़ो, ये बहुत कठिन चीज है। एक औरत जो बहुत दुखी है वो अपनी सहायता के लिए तुम्हें बुला रही है, जाओ उसकी सहायता करो और वापिस आ जाओ। तुम्हारा सामान यहीं रहेगा, तुमको अभी यहीं रहना होगा। अब श्यामा जो है वो दृढ़ स्वर में बोल रही है कि तुम्हारा सामान यहीं रहेगा और तुम यहीं रहोगे और तुम यहीं लौट कर आओगे, ठीक है, समझे? अभी तुमको मेरे संरक्षणता की आवश्यकता है। वो बोलते कि अभी तुम्हें मेरी देखभाल की और मेरे संरक्षण की जरूरत है। उठो, ना नहा धो लो, जो ट्रेन मिले उससे पटना जाकर ब्रिज किशोर की चालाकियों से मनोरमा की रक्षा करो और फिर मेरे यहाँ चले आना। यह सब तुम्हारा भ्रम था, संदेह था। अब देखो वो बोलती है कि जाओ, जाकर जो भी ट्रेन मिलती है नहा लो, नहाकर जो भी ट्रेन मिलती है उससे पटना चले जाओ और जाकर मनोरमा की रक्षा करो। ब्रिज किशोर जो चालाकियां करता है उनके साथ जो वो खेल खेल रहा है उससे इन दोनों की रक्षा करो और उसके बाद वापस यहाँ चले आना। ये सब तुम्हारा भ्रम है कि मनोरमा तुम्हें चाहती है और तुम मुझे चाहते हो, ये सब भ्रम है तुम्हारा। राम निहाल धीरे से उठा और नहाने चल दिया। अब इस तरह से राम निहाल जो है उसकी बात मानता है, धीरे से उठता है और नहाने चला जाता है। आगे देखिए। अब इस कहानी का संदेह क्या है, सॉरी इस संदेह कहानी का उद्देश्य क्या है? कहानी का उद्देश्य है, ये श्री जयशंकर प्रसाद जी द्वारा रचित कहानी है। इसमें उन्होंने स्पष्ट किया कि विभिन्न परिस्थितियों के अनुसार मनुष्य के मन में विभिन्न प्रकार के संदेह जन्म लेते रहते हैं, भ्रम जन्म लेते रहते हैं। ये भ्रम या संदेह अक्सर जीवन की वास्तविकता से, जीवन की सच्चाई से बहुत दूर होते हैं, ठीक है, और मन में
पल रहे शक और संदेह जो है के कारण मनुष्य का व्यवहार जो है वो असंतुलित होने लगता है। वह गलतफहमी का शिकार होकर अजीब अजीब सी हरकतें करने लगता है। अतः हमें किसी भी प्रकार का संदेह या किसी भी प्रकार के शक को मन में जगह नहीं देनी चाहिए, बल्कि इसका तुरंत ही निवारण करना चाहिए। संदेह का उत्पन्न होना मनुष्य के मानसिक स्तर के लिए बहुत घातक सिद्ध होता है और जीवन में उसके लिए संकट पैदा कर सकता है। अगर संदेह है तो उसको सच्चाई में देखो, अगर वो सच है तो उस सच के हिसाब से चलो, ठीक है, केवल संदेह पे नहीं रहो। अब देखिए संदेह कहानी की शीर्षक की सार्थकता। अब संदेह कहानी में संदेह जो है यह शीर्षक है, इसकी सार्थकता कितनी सही है, कितनी सटीक है। अब संदेह एक मनोवैज्ञानिक कहानी है, ये मानसिक कहानी है, मन पर आधारित कहानी है, मन की सोच पर आधारित कहानी है, जिसमें उन्होंने मनुष्य के मनोविज्ञान को साहित्य के रूप में चित्रित किया है। अब देखिए लेखक ने क्या किया है कि जो मनुष्य मानसिक रूप से सोचता है, वो कैसे सोचता है, किस तरह से उसका आगे एक के बाद एक उसका सोचना चलता है, ये तार कैसे जुड़ते चले जाते हैं, उसके बारे में लेखक ने बहुत ही अच्छे से, बहुत ही सुंदर तरीके से इस कहानी में चित्रण किया है। एक तरफ श्यामा के साथ प्रेम के संदेह में राम निहाल अपने जीवन को सकारात्मक रूप देता है, तो दूसरी तरफ मनोरमा के चरित्र पर संदेह के कारण उसका पति मोहन बाबू अपने पारिवारिक जीवन को नर्क बना लेता है। ठीक है, अब मोहन बाबू को बार बार यही लगता है कि जो मनोरमा है उसका अफेयर है और उसमें वो जो है पूरे अपने जीवन को नर्क बना लेता है, यहाँ तक कि वह मानसिक रोगी बन जाता है। राम निहाल इस संदेह को अपने मन में जगा देते हैं कि मनोरमा उससे प्रेम करती है। अब राम निहाल को भी संदेह है कि मनोरमा उनसे प्रेम करती है और श्यामा को इस बात पर संदेह है क्योंकि उसे लगता है कि मनोरमा राम निहाल से प्रेम नहीं करती है। इस कहानी में मनोरमा और मोहन बाबू के बीच भी संदेह के कारण कलह मचा हुआ है। सभी पात्र कहानी में संदेह के कारण ही परेशान होते हैं तथा कहानी के आरंभ से अंत तक संदेह के दायरे में ही घूमती है, शक के दायरे में ही घूम रही है ये पूरी कहानी। ठीक है, और इस कारण यह शीर्षक जो है सटीक है, सही है, अपनी सार्थकता। नमस्ते। इस तरह अभी आपने संदेह में उद्देश्य पढ़ा और कहानी का शीर्षक की सार्थकता देखा। आशा करती हूँ कि आपको मेरा पूरा समझाया हुआ कंटेंट अच्छे से समझ में आया होगा और इसके बाद अब आप और आगे भाग 3 देखने के लिए, जिसमें कि मैंने कुछ थोड़े से प्रश्न उत्तर को डिस्कस किया है, बहुत थोड़ा डिटेल में डिस्कस किया है अच्छे से, और अगर आप वो पॉइंट्स याद रखते हैं तो आपके लिए अच्छा होगा और आप बोर्ड्स में अच्छे से अपीयर कर सकते हैं, अच्छे मार्क्स ले सकते हैं। अगर पसंद आता है मेरा कंटेंट तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए मेरा चैनल और लाइक कीजिए। थैंक यू।